हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्काई नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसे कि आप सभी के डिमांड के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। उसका नाम है नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड स्कीम्स जो है वो क्या क्या रहने वाली है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये टॉपिक जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यही टॉपिक आप सभी के लिए जो जीएनएम नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए भी रहेगा, और जो एनएम स्टाफ है उनके लिए भी रहेगा, और जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चों उनके लिए भी रहेगा। यानी कि बहुत ही ये आपके क्या रहेगा, हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए अपन देखते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल और कुछ प्रोग्राम जो है, कुछ स्कीम जो है उसके बारे में अपन डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो बच्चों, पहला जो अपना प्रोग्राम है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो पहले आ जाते हैं अपन अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो पहला प्रोग्राम है बच्चों नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम के अंदर, वो है डब्ल्यूएचओ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी भी दी जाएगी आपको इसके अंतर्गत, और कुछ प्रोग्राम जो है उसकी क्या क्या एक्टिविटी होती है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डब्ल्यूएचओ। पहले पहला क्वेश्चन ही बनता है डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है। तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है बच्चों 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ है। और इसको सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में किया जाता है। कब किया जाता है? 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? डब्ल्यूएचओ का डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बच्चों? डब्ल्यूएचओ का डे जो है वो मनाया जाता है आपका। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? जेनेवा, जो जेनेवा के अंदर है। और जो जेनेवा कहाँ पड़ता है? आपके स्विट्जरलैंड जो है बच्चों, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जेनेवा जो है वो जेनेवा कहाँ पड़ता है? आपके स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट अपन फंक्शन की, कि भैया डब्ल्यूएचओ के क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं। तो पहला फंक्शन रहने वाला है बच्चों हेल्थ को प्रमोट करना। क्या करना? हेल्थ को प्रमोट करना है, नहीं हेल्थ को प्रमोशन करने की एक्टिविटी करती है, नहीं ऐसी एक्टिविटी करती है बच्चों जिसके अंदर क्या होती है, हेल्थ जो होती है उसका स्वास्थ्य जो होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। स्वास्थ्य का स्तर जो होता है वो ऊपर की ओर उठता है। सेकंड जो चीज है इसके अंदर, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज रहने वाली है बच्चों, है ना। जो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब जो होता है वो होता है कि जो डिजीज, जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या हो जाती है, आसानी तरीके से फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। बात समझ में आएगी। संक्रामक बीमारियां, असंक्रामक बीमारियां किसे कहते हैं? जो बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर नॉर्मली नहीं फैलती है उसी का कहा जाता है असंक्रामक बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, है ना। तो अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपन बात कर रहे हैं कि भैया जो कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, है ना, जो संक्रामक बीमारियां, उनके क्या करना, आपको कंट्रोल करना है और उन्हें होने से रोकना है। यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन बच्चों क्योर। क्लियर बात है। देन उसके बाद थर्ड नंबर है बच्चों हेल्थ एजुकेशन। क्या देना है लोगों को? हेल्थ एजुकेशन जो है, हेल्थ एजुकेशन दिया जाना है लोगों को। किसके बारे में बात करनी है? स्वच्छता से रिलेटेड बात करनी है उनको। कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनके बारे में बात करनी है, यानी कि उनको हेल्थ एजुकेशन देना। अल्टीमेट क्या बनना, लोगों को क्या देना है? हेल्थ एजुकेशन, जो हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करना है। उसके बाद एक और, टू हेल्थ इन हेल्दी एनवायरमेंट एंड प्लानिंग। क्या करना है आपको? हेल्दी एनवायरमेंट, लोगों के अंदर क्या रहना चाहिए? हेल्दी एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है चारों ओर का आवरण। क्या कहलाता है? आपका पर्यावरण कहलाता है। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, यानी कि चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है बच्चों? पर्यावरण कहलाता है। आप सभी को पता है। तो आपको क्या करना है? हेल्थी एनवायरमेंट, जो उस हेल्थी एनवायरमेंट को बच्चों प्लान करने की कोशिश करनी है। यानी कि आपके चारों ओर भी क्या रखनी है आपको? स्वच्छता, जो स्वच्छता रखनी है। और लोगों को भी क्या करना है आपको? इसके प्रति क्या करना है बच्चों? जागरूक, जो है जागरूक करना है। उसके बाद है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू चाइल्ड एंड मदर, है ना। क्या प्रोवाइड करता है ये आपके डब्ल्यूएचओ? न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कितनी किलो कैलोरी मदर को लेनी चाहिए, कितनी बेबी को लेनी चाहिए, तो उसके बारे में भी जानकारी जो है वो जानकारी यहीं से अपने को प्रदान जो है वो प्रदान की जाती है बच्चों। क्लियर बात है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर नेक्स्ट प्रोग्राम अपने पास आ जाता है, वो होता है बच्चों यूनिसेफ का प्रोग्राम। क्या है? यूनिसेफ। तो ये सभी को समझ में आ गया। डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ की कब हुआ था? डब्ल्यूएचओ देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्टैब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ। सॉरी, 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा के अंदर है। बात समझ में आ गई आप सभी को, है ना। इसके फंक्शन क्या है? हेल्थ को प्रमोट करना, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करना, और क्या करना? प्रिवेंट करना, और हेल्थ एजुकेशन देना, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, और एनवायरमेंट के प्रति क्या करना, लोगों के अंदर हेल्थी एनवायरमेंट के बारे में बताना। और न्यूट्रिशन जो है, पोषण, जो है पोषण से संबंधित लोगों के अंदर क्या करनी है, आपको बातें करनी है ना। और लोगों को जागरूक जो है वो जागरूक करना है बच्चों। क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? यूनिसेफ, जो उस यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, उसकी अपन बात कर ले। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। क्या फुल फॉर्म है यूनिसेफ की? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है बच्चों। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 11/12/46। कैसे याद रखोगे आप? 11/12/46 कैसे याद रखोगे बच्चों? इसको ध्यान रखना, आप सिंपली भाषा के अंदर याद रखोगे 11/12/46। तो आपको यूनिसेफ जो है बच्चों, वो यूनिसेफ क्या हो जाएगा, इजी तरीके से क्या हो जाएगा आपका,
याद जो है रिमेंबर हो जाएगा। इसका हेड क्वार्टर पूछ ले कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ता है बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, अमेरिका के अंदर। कहाँ है न्यूयॉर्क, अमेरिका, जो उस अमेरिका के अंदर है। और वर्क किसके लिए काम करता है, ये आपके चाइल्ड हेल्थ के लिए भी काम करता है और मदर के लिए भी काम करता है। बात समझ में आई, ये बच्चे के लिए भी काम कर रहा है और एक माँ जो उस माँ के लिए भी काम करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन एंड कैंपिजियन ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ के क्या क्या फंक्शन जो है फंक्शन रहने वाले हैं, क्या क्या कैंपिजियन जो है वो कैंपिजियन रहने वाले हैं, उसके बारे में। तो आपको जब भी आपको यूनिसेफ के जो फंक्शन पूछे या फिर कैंपिजन पूछे, तो बच्चों आपको एक सिंपल सी भाषा के अंदर एक लाइन याद रखनी है। क्या लाइन है उसको समझना बच्चों। आपको याद रखना है गोभी, क्या याद रखना है, गोभी 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 ट्रिपल एफ, क्या याद रखना है, गोभी फ्री है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके यूनिसेफ, जो यूनिसेफ के फुल फॉर्म जो है फुल फॉर्म है। डी फॉर ग्रोथ मेजरमेंट, क्या करनी है आपको, बेबी जो बेबी का क्या करना है आपको, ग्रोथ मेजरमेंट करना है ना। और वो मतलब होता है बच्चों ओआरएस, क्या देना है बेबी को, ओआरएस देना है। ओआरएस की ओस्मोलिटी कितनी होती है, 245 मिली ओस्म पर लीटर होती है बच्चों। मैंने आप सभी को बता रखा है ना, मिली ओस्म पर लीटर कितनी होती है, 245 मिली ओस्म पर लीटर। और बेबी को क्या करना है आपको, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उस ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रोवाइड करना है। बेबी का इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण भी करना है। एफ मतलब फैमिली प्लानिंग जो है, मदर को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, कपल को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। और देन उसके बाद ट्रिपल एफ में सेकंड एफ का मतलब क्या है, लोगों को फूड सप्लाई करनी है, माँ को भी फूड सप्लाई करनी है, आपको बेबी को भी फूड सप्लाई के बारे में बताना है। ठीक है, मदर को बताना है सारी चीजें आपको। उस फैमिली को क्या देना है आपको, एजुकेशन जो है एजुकेशन भी देना है। मदर को भी एजुकेशन दे सकते हो आप, बेबी को भी एजुकेशन दे सकते हो। बेबी छोटा कैसे दोगे, पर बेबी बड़ा होगा तो उसको आप समझा सकते हो, ऐसे तो मेरी बात नहीं है ना। तो बेबी का ग्रोथ मेजरमेंट करना है आपको, ओआरएस से रिलेटेड आ जाएगा, है ना। बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, आई मतलब इम्यूनाइजेशन रिलेटेड, एफ मतलब फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड आ गया, एफ मतलब फूड सप्लाई, और एफ मतलब फैमिली एजुकेशन, जो एजुकेशन से रिलेटेड सारी बातें जो इसके अंदर रहने वाली है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं बच्चों, जो थर्ड नंबर अपने पास इधर रहने वाला है वो है यूएनडीपी। क्या है यूएनडीपी, तीसरा प्रोग्राम है बच्चों, क्या है यूएनडीपी। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है समझना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कहा जाता है इसको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1966 के अंदर हुआ बच्चों। इसका हेड क्वार्टर का है न्यूयॉर्क के अंदर, और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है आप सभी को पता है, अमेरिका के अंदर। और इसका यूएनडीपी जो है उसके फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या है, उसको समझना बच्चों। टू हेल्प फॉर पुअर नेशन, जो पुअर नेशन जो है, जो गरीब देश जो है, उनकी क्या करना, सहायता जो है वो सहायता प्रदान करना, क्या करना, प्रदान करना, सहायता जो है सहायता प्रदान करना। बच्चों समझ में आ रही है बात, है ना। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट है TNAI। TNAI के अंदर TNAI का फुल फॉर्म क्या होने वाला है देखना, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है, ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बच्चों। और बच्चों मैंने आपकी सहायता के लिए, आपको थोड़ी सी समझ के लिए मैंने क्या किया, इन चीजों को एज ए सन जो सन बढ़ते हुए क्रम में जमाए हो। आप देखो कि सन जो है 1908 के बाद 1967, उसके बाद मतलब एक एक चीज जो है वो बढ़ते हुए क्रम में आपको मिलेगी, है ना। तो 1900 मतलब टी एन ए आई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ बच्चों, 1908 के अंदर हुआ। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है बच्चों, न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली के अंदर है ना। और ये क्या काम करता है बच्चों, तो आप सभी को पता होना चाहिए, टू मेंटेन ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन। जो नर्सिंग प्रोफेशन है, उस नर्सिंग प्रोफेशन की जो एक ईमानदारी जो है, ठीक है, एक पद जो है, एक डिग्निटी जो है, उसको क्या करता है बच्चों, मेंटेन करके रखता है। यानी कि जिसको क्या करता है बच्चों, ये चीज उसको बना के रखती है, क्या करती है, उसको बना के जो है वो बना के रखती है। क्लियर बात है आप सभी को। अगर आप सभी को बच्चों अच्छा लगता हो, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है अपने चैनल को जरूर करें, है ना। नेक्स्ट जो है बच्चों, अपन बात करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल वाज स्टार्टेड। यानी कि जो पहली नर्सिंग काउंसिल जो थी, पहली नर्सिंग काउंसिल जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी, तो आपको बताना है सर 1996 के अंदर फर्स्ट नर्सिंग काउंसिल जो है वो स्टार्ट हुई थी। और कहाँ हुई थी, एट मदर्स मदर्स नर्सिंग काउंसिल जो है वहां पे स्टार्ट हुई थी। देन उसके बाद देखो आ जाओ बच्चों आप आईएनसी के ऊपर, किसके ऊपर आ जाओ, आईएनसी जो है उस आईएनसी के ऊपर आ जाओ। आईएनसी की अपन बात करें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, किस नाम से जाना जाता है बच्चों, इसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नाम से जाना जाता है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 31 दिसंबर 1947 को। कब हुआ था, 31 दिसंबर 1947 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बच्चों। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है बच्चों, न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कोई पूछ ले तो आपको बताना है सर इसका इस्टेब्लिशमेंट 31 दिसंबर 1947 को हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है बच्चों, तो आपको बताना है कहाँ है, न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली के अंदर है। क्लियर बात है। उसके बाद देखो इसके वर्क, वर्क मतलब होता है बच्चों क्या कार्य रहने वाले हैं इसके, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टेट, राजस्थान के मतलब जो भी स्टेट रहेगा, उस स्टेट का क्या देगा आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है 1947 के अंदर आपका आया है।
ठीक है। उसके बाद देखो आप आगे अपन बात करते हैं बच्चों। तो आगे आ जाओ आप। फर्स्ट बीएससी का यानी क्या है, एक सेकंड में बच्चों। फर्स्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स वाज स्टार्टेड, यानी कि जो पहला बीएससी नर्सिंग कोर्स जो था वो कब स्टार्ट हुआ था, आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है सर 1946 के अंदर। कब? 1946 के अंदर ये आपका स्टार्ट हुआ था। और प्रथम कहाँ हुआ था, पहली बार कोई पूछ ले तो बोलना सर कॉलेज आर ए के कॉलेज, यानी कि राजकुमार, ठीक है, राजकुमारी अमृत कुंवर जो कॉलेज है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां स्टार्ट हुआ था। और कहाँ स्टार्ट हुआ था? CMCH वेलोर, जो वेलोर के अंदर स्टार्ट हुआ था। सिटी इन तमिलनाडु, जो कहाँ पड़ती है, एक सिटी है तमिलनाडु के अंदर, वहां पड़ती है। CMCH का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? क्रिसमस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्या है फुल फॉर्म? क्रिसमस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स का फुल फॉर्म रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करें कि फर्स्ट एमएससी नर्सिंग कोर्स वाज स्टार्टेड, यानी कि जो पहली बार एमएससी नर्सिंग कोर्स जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था बच्चों 1959 के अंदर स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1959 के अंदर फर्स्ट एमएससी नर्सिंग कोर्स जो था वो स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? वही राजकुमारी अमृत कुंवर वाली, ठीक है, राजकुमारी अमृत कुंवर जो कॉलेज है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर बात है। और फर्स्ट पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स वाज स्टार्टेड कब हुआ था? 1962 के अंदर ये पहला आपका फर्स्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स जो था वो स्टार्ट हुआ था। और कहाँ हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिवंद्रम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां स्टार्ट हुआ था। देन उसके बाद देखो आरएनसी, आरएनसी मतलब राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। क्या है इसका मतलब? राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1964 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बच्चों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? तो जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? आरएनसी का पूछ ले एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 1964 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ बच्चों, प्यारे बच्चों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? तो जयपुर जो है जयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो एम फिल, यानी कि मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। क्या है बच्चों? मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। क्या है बच्चों? मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। समझना बच्चों, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी जो है उसके बारे में, है ना, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी जो है उसके बारे में समझना। एम फिल, एम फिल का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। कब स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था उसका? 1980 के अंदर हुआ था। ठीक है, स्टार्टेड इन आर के कॉलेज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आर के कॉलेज इन न्यू दिल्ली के अंदर स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो आ जाता है अपने पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वो आ जाता है। अब आपके वास्तविकता में जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट एमएससी नर्सिंग कब स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट बीएससी नर्सिंग कब स्टार्ट हुई थी, टीएनए का मतलब क्या होता है, डब्ल्यूएचओ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, नहीं होती है, ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से जो प्रोग्राम जो है, कुछ स्कीम जो है, इंटरनेशनल नेशनल प्रोग्राम जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अब अपन आ जाते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सबसे पहले उसके ऊपर। इसे कहा जाता है बच्चों शॉर्ट में FAO। क्या कहा जाता है? FAO कहा जाता है। और इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 के अंदर हुआ बच्चों। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? रोम, रोम कहाँ पड़ता है आपके? इटली के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो फंक्शन जो है, फंक्शंस क्या क्या रहने वाले हैं इसका? टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उस न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्या करना? इम्प्रूव करना, यानी कि क्या है? पोषण के स्तर को सुधार करना। किसको बच्चों? जो पोषण का स्तर है उस पोषण के स्तर को क्या करना? सुधार लाना पोषण के स्तर के अंदर। टू इंक्रीज द फार्मर कंडीशन, जो किसान है उस किसान की कंडीशन जो है उस कंडीशन को क्या करना आपके? इम्प्रूव करना है। टू इंक्रीज ऑफ द फिशरीज, यानी जो फिशरीज जो है, जो मछली पालन करते हैं, मछली को पकड़ते हैं, है ना, उनकी कंडीशन जो होता है उनको भी क्या करना है? इम्प्रूव करना है। टू इंक्रीज द फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल, जो जंगल को क्या करना है आपको? बढ़ावा जो है बढ़ावा देना है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली। और इसका फंक्शन क्या है? टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी पोषण के स्तर के अंदर सुधार करना। ठीक है, किसान के जो कंडीशन है उसके अंदर सुधार करना, जो फिशरीज है उनकी कंडीशन के अंदर सुधार करना, और फॉरेस्ट एंड जंगल को बढ़ावा देना। बात समझ में आ गई आप सभी को? नहीं आई तो ये ध्यान रखना। N FFF, क्या याद रखोगे? N FFF से याद रख सकते हो आप, है ना। N FFF यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, फार्मर की कंडीशन को इम्प्रूव करना, फिशरीज को इम्प्रूव करना, और फॉरेस्ट की कंडीशन को इम्प्रूव जो है वो इम्प्रूव करना बच्चों। क्लियर बात है। नेक्स्ट टॉपिक पे चले अपन, नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर अपना, प्रोग्राम में आ जाओ वर्ल्ड बैंक क्या है। उसके बाद देखो आप वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर देते हैं अपन। वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1944 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1944 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है आपका
हेडक्वार्टर। उसके बाद देखो इसका फंक्शन क्या है, मिशन पॉवर्टी, इसका पॉवर्टी का मिशन है टू रिमूव द पॉवर्टी, यानी कि क्या करना है, पॉवर्टी मतलब होता है बच्चों गरीबी। क्या होता है, गरीबी। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको क्या करना है, वर्ल्ड बैंक को गरीबी, जो उस गरीबी को क्या करना है बच्चों, खत्म करना है। क्या करना है बच्चों, खत्म करना है। किसको खत्म करना है, इस गरीबी, जो उस गरीबी को क्या करना है बच्चों, खत्म करना है। रिमूव द पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिमूव करना है। और टू प्रमोट द एजुकेशन, और किसको, एजुकेशन को प्रमोट करना है। किसको, एजुकेशन को प्रमोट करना है, यानी कि शिक्षा का जो स्तर है, उस शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है, जो आपका शिक्षा का स्तर है, उस शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना है बच्चों। वर्ल्ड बैंक का मतलब समझ में आ गया आपको। वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 1944 के अंदर हो रखा है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसका फंक्शन क्या है कि गरीबी को खत्म करना है और लोगों की शिक्षा के स्तर को क्या करना है, बढ़ावा देना है। प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को क्या करना है बच्चों, इसके अंदर प्रमोट जो है वो प्रमोट करने का इसका मुख्य रूप से क्या रहने वाला है, कार्य जो है वो कार्य रहने वाला है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाओ आप, आरसीएस। आरसीएस का मतलब होता है बच्चों रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या रहने वाला है, रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है बच्चों, ये इंटरनेशनल लेवल पे आई थी, उसके बाद अपने इंडिया के अंदर आई थी। इंटरनेशनल लेवल की अपन बात करें तो बच्चों ये आई थी आपके 1999 के अंदर। कब आई थी बच्चों, 1999 के अंदर आई थी। और इंडिया के अंदर आपकी 1920 के अंदर आई, यानी एक साल के अंदर ही ये आपके आ चुकी थी इंडिया के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो इसका हेडक्वार्टर की अपन बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रेड क्रॉस सोसाइटी का बच्चों हेडक्वार्टर जो होता है वो कहाँ पे है, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, जेनेवा के अंदर। कहाँ पे है प्यारे बच्चों, जेनेवा, जो जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसका फाउंडर कौन है, हेनरी डोंट इसका फाउंडर है। कौन है, हेनरी डोंट आपका फाउंडर जो है, फाउंडर है। और क्लेरा बार्टन कौन है, क्लेरा बार्टन जो है। और हेनरी डोंट जो है वो उसका फाउंडर है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी। बात समझ में आ गई, क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फंक्शन ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है बच्चों, उस रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या क्या फंक्शन जो है वो फंक्शन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है इसके अंदर हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जब डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है, आपको पता रखना है डिजास्टर के बारे में, तो हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये आपकी हेल्प करता है। इसकी खुद की क्या है, ब्लड बैंक है। इसकी खुद की क्या है, आर्म फोर्स है। उसकी खुद क्या करता है, सप्लाई टू द मिल्क। मिल्क जो होता है, मिल्क को सप्लाई करता है किसको, पेशेंट जो होता है उस पेशेंट को मिल्क को सप्लाई करता है। बात समझ में आ गई। आपको सिंपली याद रखना है बच्चों इसके अंदर हेपेटाइटिस बी याद रखना है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन क्या याद रखना है। रेड क्रॉस सोसाइटी, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर बच्चों, रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर आपको सिंपली याद करना है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ये हेल्प करता है। बी मतलब इसका खुद का ब्लड बैंक है। इसकी खुद की क्या है, आर्म्ड फोर्स है। और ये सप्लाई करता है किसको, मिल्क, जो दूध को सप्लाई करता है। आपको सिंपली बच्चों याद रखना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है किसी पर भी, है ना। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कब आई थी, इंडिया लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे 1919 के अंदर। उसके बाद 1920 के अंदर जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेनरी डॉन क्लेना बार्टन जो है वो फाउंडर है इसके। और फंक्शन क्या है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, यानी कि एच फॉर हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर बच्चों हेल्प करती है। इसका खुद का ब्लड बैंक है। इसके खुद की आर्म फोर्स है। सप्लाई ऑफ द मिल्क टू द पेशेंट, पेशेंट जो है पेशेंट को मिल्क की सप्लाई करती है। बात समझ में आ गया। और आगे देखो बच्चों, एक चीज और लिख रखी है, बहुत ही प्यारी चीज लिख रखी है, पॉइजन एक्ट जो है वो, पॉइजन एक्ट भी आपका कब आया था, 1919 के अंदर आया। एक छोटी सी लाइन याद रखना, पॉइजन एक्ट, जो पॉइजन एक्ट कब आ चुका है, पॉइजन एक्ट जो है वाज पास्ड इन 1999, सॉरी कब, 1919 किसके अंदर, 1919 के अंदर ये पास हुआ था पॉइजन एक्ट, जो उस पॉइजन एक्ट, क्लियर बात है। और केयर जो है, उस केयर के बारे में नेक्स्ट जो है वो अपने पास है, केयर। केयर का मतलब होता है बच्चों कोऑपरेटिव असिस्टेंस फॉर रिलीफ एवरीवेयर, यानी क्या करना है आपको, कोऑपरेट करना है। और रिलीफ यानी सभी, और क्या चाहिए अपने को, शांति चाहिए। बात समझ में आया, है ना। इसके नाम के अंदर इसका अर्थ जो है छुपा हुआ है बच्चों। यानी कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था बच्चों 1945 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कब हुआ था, 1945 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इसका फंक्शन क्या क्या है, कार्य क्या क्या है, टू सप्लाई न्यूट्रिशन बिलो द 14 ईयर चाइल्ड, यानी जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, क्या है, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें क्या करना, पोषण, जो उस पोषण को देना, पोषण सप्लाई जो है, पोषण सप्लाई करना। उसके बाद आगे आ जाओ नेक्स्ट एजेंसी के ऊपर, वो है सिड्डा एजेंसी। कौन सी, सिड्डा एजेंसी। सिड्डा एजेंसी की फुल फॉर्म होती है बच्चों स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कॉर्पोरेशन एजेंसी। क्या है, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी है ना। सिड्डा, सिड्डा किसके लिए, टीबी के लिए, आपको याद रखना। सिड्डा, सिड्डा किसके लिए, टीबी के लिए बच्चों, किसके लिए, सिड्डा, जो सिड्डा किसके लिए है बच्चों, आप सभी को याद रहना चाहिए।
सिड्डा किसके लिए? टीबी के लिए। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था उसका? 1945 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, सॉरी 1995 के अंदर बच्चों। कब हुआ था? 1995 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इट इज नाउन एज टीबी डिपेंडेंट एजेंसी। क्या कहा जाता है इसको? टीबी डिपेंडेंट एजेंसी जो है, टीबी डिपेंडेंट एजेंसी कहा जाता है, बिकॉज इट सप्लाई द माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये किसको सप्लाई करती है? आपके माइक्रोस्कोप सप्लाई करती है, आपके एक्सरे मशीन जो होती है उसको सप्लाई करती है, और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो होती है उसको सप्लाई करती है ये एजेंसी। ये एजेंसी किसको सप्लाई करती है? बात समझ में आ गई? ये कुछ माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसको सप्लाई करती है, कुछ एक्सरे मशीन जो होती है उसको सप्लाई करती है, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है उसको सप्लाई करने का काम करती है। तो ऐसी एजेंसी क्या कहलाती है? सिड्डा एजेंसी कहलाती है। और सिड्डा एजेंसी किस चीज के लिए काम करती है? आप सभी को पता होना चाहिए कि ये आपके 1995 के अंदर आई थी, और टीबी के लिए काम करती है। टीबी डिपेंडेंट एजेंसी के नाम से इसको क्या कहा जाता है बच्चों? जाना जो है, जाना जाता है। क्लियर बात है? उसके बाद देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको बच्चों शॉर्ट में कहा जाता है ILO। क्या कहा जाता है बच्चों? ILO कहा जाता है। और ये भी आपके कब आई? 1919 के अंदर आई थी बच्चों, 1919 के अंदर आई थी। आप सभी को पता है रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मैंने आप सभी को बता रखी है, 1919 के अंदर आई थी, ध्यान रखना थोड़ा, है ना। और पॉइजन एक्ट, जो पॉइजन एक्ट भी मैंने कब बताया था आपको? 1919 के अंदर बताया था। बात समझ में आ गई? ये तीसरा और आ गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ बच्चों? आप सभी को पता होना चाहिए, 1919 के अंदर हुआ है। कब हुआ है बच्चों? 1919 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। और इसका क्या है? इसका जो फंक्शन जो है, वो एम जो है, वो कार्य जो है, वो कार्य क्या क्या है बच्चों, उसको समझने की कोशिश करना आप ध्यान से बच्चों, है ना। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। अगर आपको समझ में आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने यूट्यूब चैनल को, है ना, जिससे क्या है कि मैं आपको नई नई वीडियो जो है उसको प्रोवाइड करता रहूँ समय के अनुसार, है ना। टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द लेबर, लेबर की कंडीशन जो, लेबर की कंडीशन को इम्प्रूव करना। देखो इसके अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लेबर से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हो रही है इसके अंदर। क्या बात हो रही है उसको समझना। टू इम्प्रूव कंडीशन, जो उस कंडीशन को इम्प्रूव करना है किसकी? जो मजदूर, जो उस मजदूर की कंडीशन जो है, लेबर की कंडीशन जो है, उसको क्या करना है बच्चों? इम्प्रूव करना है। और उनके क्या करना है? आपके रहने के तरीके जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड पैटर्न जो है, उसको क्या करना है? आपको इम्प्रूव करना है। और लेबर की हेल्थ को भी क्या करना है? इम्प्रूव करना है, यानी कि मजदूर के स्वास्थ्य की भी क्या करनी है? आप सभी को देखभाल जो है, देखभाल करनी है इसके अंतर्गत, है ना। तो इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, इसका स्टैब्लिशमेंट पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे? 1919 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हो चुका है। इसके अंदर क्या है कि लेबर की कंडीशन जो है भैया, उसको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, रहने का तरीका जो है, रहने का जो स्तर जो है, उसको क्या करना है? आपको इम्प्रूवमेंट करना है ना। और क्या करना है? उसकी लेबर की जो हेल्थ जो है, जो मजदूर का स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य के अंदर क्या करना है? आपको सुधार जो है, सुधार करना है बच्चों। उसके बाद आ जाओ बच्चों, ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमेटी। क्या आ जाओ? ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमेटी। और ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमेटी जो है बच्चों, उसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1950 के अंदर हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1950 के अंदर हुआ था ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमेटी, जो उस ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमेटी की। और कब लॉन्च हुआ था? किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? 1950 के अंदर बच्चों ये लॉन्च हुआ था। और किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया बच्चों WHO के द्वारा। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और ILO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और ILO का मतलब होता है, देखो WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मीन रहने वाला है। और ILO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, जिसका नाम जो है, नाम रहने वाला है। तो उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट एजेंसी के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट एजेंसी है आपके पास नेशनल टीबी डिपेंडेंट एजेंसी, सॉरी नेशनल टीबी एजेंसी। क्या है? नेशनल टीबी एजेंसी। और नेशनल टीबी एजेंसी जो है बच्चों, उसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1939 के अंदर हुआ है। कब हुआ है? 1939 के अंदर नेशनल टीबी एजेंसी जो उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? आप सभी को पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ है बच्चों? न्यू दिल्ली, जो उस न्यू दिल्ली के अंदर है। और नेशनल टीबी एजेंसी क्या करती है? क्या करती है? आपके डॉक्टर को ट्रेनिंग देती है। किसको ट्रेनिंग देती है? ट्रेनिंग ऑफ टू डॉक्टर एंड हेल्थ वर्कर फॉर कंट्रोल ऑफ टीबी। टीबी को कंट्रोल कैसे करें? टीबी को कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए क्या करती है? जो हेल्थ वर्कर जो है ना, और जो डॉक्टर, जो डॉक्टर क्या करती है बच्चों? ये ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग देने का काम करती है। उसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस फॉर टीबी। टीबी के लिए क्या करती है? कॉन्फ्रेंस जो है, उस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाती है। और रिसर्च ऑन टीबी, टीबी के ऊपर नई नई रिसर्च करती है कि किस तरीके से दवाइयाँ जो लेनी चाहिए, क्या क्या दवाइयाँ और ऐड की जाए या फिर उसको रिमूव किए जाए, है ना। तो ये उन चीजों, सभी चीजों के बारे में क्या करती है? टीबी के बारे में पूरी तरीके से, टीबी के बारे में क्या करती है बच्चों? ये आपकी रिसर्च जो है, रिसर्च करती है। नेशनल टीबी एजेंसी आप सभी को पता होना चाहिए।
1939 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों? न्यू दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर को ट्रेनिंग देती है, हेल्थ वर्कर को ट्रेनिंग देती है। उसके बाद ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस फॉर टीबी, टीबी के लिए क्या करती है आपकी कॉन्फ्रेंस जो होता है उस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाती है। और रिसर्च ऑन टीबी, टीबी के ऊपर क्या करती है? नई नई रिसर्च करती है, यानी कि खोज करती है टीबी से रिलेटेड। उसके बाद आ जाओ बच्चों, हिंद कुष्ठ निवारण संघ क्या है? हिंद कुष्ठ निवारण संघ के ऊपर आ जाओ बच्चों। अगर आप सभी को बच्चों अगर अपना यूट्यूब चैनल अस्पाइन नर्सिंग एकेडमी अगर आप सभी को बच्चों पसंद आता हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, है ना। तो हिंद कुष्ठ निवारण संघ जो है उस हिंद कुष्ठ निवारण संघ के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है इसका? 1949 के अंदर हुआ है। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1949 के अंदर हुआ है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? न्यू दिल्ली के अंदर है। एजेंसी फॉर किसके लिए काम करती है? हिंद कुष्ठ निवारण संघ किसके लिए काम करता है? लेप्रोसी पर्सन जो होता है उस लेप्रोसी पर्सन के अंदर। कुष्ठ, कुष्ठ मतलब कुष्ठ रोग, दुष्ट को कुष्ठ रोग होता है, बताया था मैंने एक दिन कि दुष्ट को कुष्ठ रोग होता है। ऐसी थ्योरी नहीं चलती है, दुष्ट को कुष्ठ रोग होता है। एक थ्योरी के अंदर बताया था। आप मुझे कमेंट करो मैंने कौन सी थ्योरी के अंदर बताया था कि दुष्ट को कुष्ठ रोग होता है ना। तो ये मुझे आप कमेंट करके बताओ बच्चों। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हिंद कुष्ठ निवारण संघ का, यानी हिंद कुष्ठ निवारण संघ, यानी कि किसमें किसका निवारण किया जा रहा है? कुष्ठ रोगी का, यानी कि कुष्ठ रोग का क्या किया जा रहा है? निवारण किया जा रहा है बच्चों। यानी कि लेप्रोसी पर्सन जो है उसके लिए एजेंसी चलाई जा रही है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? आप सभी को पता है न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1949 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, अब देखना फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लेप्रोसी होम केयर एंड स्टार्ट लेप्रोसी क्लिनिक, है ना। ये क्या करती है? आपके जो लेप्रोसी की जो होम केयर हो रही है, लेप्रोसी पेशेंट की जो होम केयर हो रही है उसके अंदर सपोर्ट कर रही है ना। और उसके बाद क्या करनी है? ट्रेनिंग फॉर हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को क्या दे रही है? ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग दे रही है किसको? हेल्थ वर्कर जो है बच्चों, उस हेल्थ वर्कर को क्या दे रही है? ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। ठीक है ना, ट्रेनिंग दे रही है लोगों को, ट्रेनिंग दे रही है आपको किस तरीके से इस चीज को ट्रीट करना है, प्रिवेंशन करना है, क्योर करना है, ट्रीटमेंट करना है। इन सारी चीजों के बारे में लेप्रोसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं सारी चीजें हिंद कुष्ठ निवारण संघ के द्वारा ही आती है आपके पास, है ना। सारे अपडेट भी इसी के अंदर आएंगे। उसके बाद देखो, ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस वेलफेयर सोसाइटी क्या है बच्चों? ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस वेलफेयर सोसाइटी। और ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस वेलफेयर सोसाइटी जो है उसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? आप सभी को पता होना चाहिए 1952 के अंदर, है ना। 1952 के अंदर क्या हुआ है? ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस वेलफेयर सोसाइटी जो उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ प्यारे बच्चों। और इसके अंदर क्या क्या फंक्शन जो है, इसके क्या क्या कार्य जो रहने वाले हैं उसके बारे में समझना बच्चों। तो क्या क्या कार्य जो है इसके रहने वाले हैं? तो ऑर्गेनाइज आई कैंप क्या करती है? जो आई कैंप जो होती है उस आई कैंप को क्या करती है बच्चों? ये ऑर्गेनाइज करवाती है पहली बात तो, है ना। कैंप लगवाती है आई के, ठीक है। उसके बाद देखो, एजुकेशन अबाउट द आई केयर, आई की केयर कैसे करनी है, आई की केयर कैसे करनी है उसके बारे में एजुकेशन देती है। थर्ड चीज, सर्जरी ऑफ कैटरेक्ट, कैटरेक्ट जो है मोतियाबिंद, जो उस मोतियाबिंद की क्या करती है? सर्जरी को कंडक्ट करवाती है। और प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट आई क्लासेस जो होती है उस आई क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर किसी भी निशुल्क जो है निशुल्क प्रोवाइड की जाती है ना। निशुल्क जो है वो निशुल्क प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट आई क्लासेस, यानी आई क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड करती है। तो आप सभी को समझ में आया। ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस वेलफेयर सोसाइटी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1952 के अंदर। आप मुझे सभी कमेंट करके बताओ 1952 के अंदर क्या क्या घटनाएं और घटी है, क्या क्या घटनाएं घटी हैं। आपका अपगार स्कोर जो है बच्चों, अपगार स्कोर कब आया था ये मुझे आप बताओ। सीपीजेड आपकी कब आई थी? क्लोरप्रोमाजीन जो है टेबलेट कब आई थी उसके बारे में बताओ आपका। और नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो कब आया था? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो कब आया था बच्चों? ये तीनों के आंसर मुझे आप बताओ, है ना। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अपकार स्कोर, सीपीजेड कब आए थे? ये आपके आज के इस सेशन के क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों, है ना। आप मुझे क्या करो, कमेंट करके बताओ, मैं भी तो देखूं आपका लेवल क्या है पढ़ने का और पढ़ने का, है ना। यानी कि ऑर्गेनाइज आई कैंप, ऑल इंडिया ब्लाइंडनेस वेलफेयर सोसाइटी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ बच्चों? 1952 के अंदर है। उसके कार्य क्या है? ये आपके आई कैंप को ऑर्गेनाइज करवाती है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है आई केयर से रिलेटेड, है ना। और क्या करती है? कैटरेक्ट की सर्जरी करती है। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करती है? आपकी आई क्लासेस जो उस आई क्लासेस को क्या करती है? प्रोवाइड करती है, बिना पैसे के निःशुल्क वितरण जो है निःशुल्क वितरित करती है। क्लियर बात है। उसके बाद देखो, ऑल इंडिया चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एजेंसी क्या है? चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि चाइल्ड से रिलेटेड कुछ न कुछ बातें होती होगी इसका मतलब इसके अंदर। तो ऑल इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर है बच्चों। क्या नाम है इसका? ऑल इंडिया चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट एजेंसी एक एजेंसी है ना। किसके लिए काम करती है? चाइल्ड से रिलेटेड काम करती है, चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1962 के अंदर स्टैब्लिशमेंट हुआ है। क्या हुआ है?
1962 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। उसके बाद देखो फंक्शन जो इसके कार्य क्या-क्या रहने वाले हैं। एक प्रोग्राम आया था बच्चों, एक प्रोग्राम और आया था 1962 के अंदर। प्लीज आप मुझे कमेंट करें क्या प्रोग्राम आया था 1962 के अंदर। एक प्रोग्राम आया था, क्या प्रोग्राम था, कमेंट करें प्लीज, है ना। देन उसके बाद देखो ऑल इंडिया चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट एजेंसी टू प्रोवाइड चाइल्ड एजुकेशन, क्या करती है आपके चाइल्ड एजुकेशन, जो चाइल्ड एजुकेशन को प्रोवाइड करती है, यानी कि लोग, यानी कि जो बच्चे, जो बच्चे को क्या देना है, एजुकेशन, जो एजुकेशन देना है, यानी कि बच्चों के शिक्षा के स्तर को क्या करना है, बढ़ावा देना है अल्टीमेट मिला के। और टू प्रोवाइड द चाइल्ड न्यूट्रिशन, और चाइल्ड को क्या करना है, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, चाइल्ड को क्या करना है, बच्चा जो बच्चे को क्या करना है, पोषण जो है, पोषण संबंधित जानकारी और पोषण जो है, पोषण प्रोवाइड करना है बच्चों। बात समझ में आ रही है आप सभी को, है ना, समझ में आती है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें, है ना। और टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेरेंट्स, और इसको पेरेंट्स, जो उस पेरेंट्स को क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन, जो उस हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करती है ना। तो बच्चों के बारे में भी जानकारी देती है इसके अंदर ये टीम, है ना। ये एजेंसी जो होती है बच्चों के बारे में भी जानकारी देती है, चाइल्ड के न्यूट्रिशन के बारे में बताती है, और चाइल्ड को एजुकेशन, जो उस एजुकेशन को भी देने का काम करती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों आ जाओ आप। नेक्स्ट है आपका कस्तूरबा मेमोरियल फंड। कौन सा है बच्चों, कस्तूरबा मेमोरियल फंड जो है रहने वाला है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बच्चों, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1945 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। कब हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट, 1945 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। उसका फंक्शन क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमन हेल्थ, यानी कि जो वुमन की हेल्थ जो है, यानी कि जो महिला का स्वास्थ्य स्तर जो है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। यानी कि महिला का जो स्वास्थ्य स्तर जो है बच्चों, उसके अंदर क्या करना है आपको, सुधार, जो है सुधार करना है। बात समझ में आई, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमन हेल्थ, यानी कि बच्चों जो वुमन की हेल्थ जो है, जो महिला, जो उस महिला का जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य के अंदर क्या करना है बच्चों, सुधार, जो है सुधार लाना है। यानी कि स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1945 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्या नाम है इसका, कस्तूरबा मेमोरियल फंड। क्या नाम है, कस्तूरबा मेमोरियल फंड नाम है बच्चों, याद रखना। सिंपली भाषा के अंदर बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प जो है, हेल्प करने वाला है ये, है ना। उसके बाद देखो बच्चों ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, क्या है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था बच्चों, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का स्टैब्लिशमेंट हुआ था बच्चों इसका 1926 के अंदर इसका स्टैब्लिशमेंट हो चुका है। और किसके लिए कार्य करती है, किस फंक्शन के लिए कार्य करती है, क्या इसका फंक्शन है, तो फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग। किसके ऊपर फोकस करती है, मेनली आपके ये फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस करती है, यानी कि फैमिली को क्या करना, प्लान करना। उसके बाद देखो टू ओपन एमसीएच क्लिनिक, इन्होंने क्या किया, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक जो है उसको ओपन किया। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक मतलब हेल्थ मतलब क्या हो गया, स्वास्थ्य से रिलेटेड, और चाइल्ड मतलब बच्चों से रिलेटेड, और माँ से रिलेटेड, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य से रिलेटेड इन्होंने क्या किया, एक क्लिनिक, जो उस क्लिनिक को ओपन किया बच्चों। और फैमिली प्लानिंग जो है क्लिनिक पे आएगा, आप क्या देंगे उसको, फैमिली प्लानिंग तो देनी देनी है आपको। नेक्स्ट बच्चे के अंदर कितना गैप रखना है ना, शादी के कितने बाद, टाइम बाद क्या करना है आपको, बच्चा जो उस बच्चे को पैदा करना है ना। तो वो सारी चीजें फैमिली प्लानिंग के अंदर इंक्लूड की जाएगी। और वुमन इंपावरमेंट देना है, इम्प्रूवमेंट, यानी कि वुमन इंपावरमेंट, यानी महिला को बढ़ावा देना है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बच्चों भारत सेवक समाज। कौन सा है, भारत सेवक समाज। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ बच्चों, वो हुआ इसका एस्टेब्लिशमेंट 1952 के अंदर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब हुआ, 1952, जो 1952 के अंदर भारत सेवक समाज जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ बालकों। और इसका फंक्शन क्या है, टू इम्प्रूव पुअर पीपल्स हेल्थ, जो गरीब लोग हैं उनके स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य को बढ़ावा, क्या है कि गरीब लोग जो है उन गरीब लोगों के क्या करना है, जो स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य को क्या करना है आपको, इम्प्रूव, जो है इम्प्रूव करना है, पहला काम इसका। और वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, और क्या करना है आपको, सैनिटेशन, जो सैनिटेशन के ऊपर क्या करना है आपको, इम्प्रूव करना है, यानी कि स्वच्छता, जो स्वच्छता को बढ़ावा देना अपनी जिंदगी के अंदर, क्या करना है आपको, स्वच्छता, जो स्वच्छता के ऊपर बढ़ावा देना है। उन्होंने स्वच्छता के ऊपर काम किया, है ना। भारत सेवक समाज ने, किसने, भारत सेवक समाज ने। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1952 के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो पुअर पीपल जो है उनके जो स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य के साथ क्या किया जाता है, सुधार, जो है सुधार किया जाता है बालकों, है ना। और क्या किया जाता है, वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता, जो है स्वच्छता से रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर की जाती है बच्चों। आप सभी को, है ना, आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को बच्चों एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सभी को बच्चों को सैनिटेशन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड। उससे पहले आपको इस वीडियो को मतलब 1000 व्यूज, जो है 1000 व्यूज देने हैं। उसके बाद आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपके क्या आएगा,
है ना, एनवायरमेंटल हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। क्लियर बात है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट, बहुत ही धमाकेदार, जो आपके जीएनएम के स्टाफ के अंदर, एनएम स्टाफ के अंदर और एम्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है बच्चों। वो कंटेंट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, है ना, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, है ना। सैनिटेशन, एनवायरमेंटल हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा बहुत अच्छे वाला, है ना, बहुत जल्द। तो बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं आरएनटीसीपी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आरएनटीसीपी के बारे में। आरएनटीसीपी का मतलब क्या होता है? रिवाइज द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब आया? 1992 के अंदर। आरएनटीसीपी कब आया? 1992 के अंदर आया बच्चों। और 1962 के अंदर क्या आया है? एनटीसीपी। क्या है? एनटीसीपी कब आया बच्चों? आप सभी को पता होना चाहिए। 1962 के अंदर एनटीसीपी आया है। और आर एन टी सी पी कब आया है बच्चों? 1992 के अंदर आया है। कब आया है? 1992। जो 1992 के अंदर आर एन टी सी पी जो है, आर एन टी सी पी आया है बच्चों। देखो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आया एनटीसीपी, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद देखो इसको उल्टा करो, इसको बच्चों क्या करो, उल्टा कर दो, तो क्या बन जाएगा? 92। क्या बन जाएगा? 92 बन जाएगा। यानी कि 1992 के अंदर क्या आया है बच्चों आपके? आर एन टी सी पी जो है वो आर एन टी सी पी आपके आया है ना। तो की पॉइंट रिलेटेड टू द टीबी, टीबी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ की पॉइंट जो लिखा हुआ रखे हैं, जो आए दिन बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर, पेपर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या क्या पेपर के अंदर आपको मिलने वाले हैं टीबी से रिलेटेड जानकारी। देखो थोड़ी सी अपन आपको टीबी से रिलेटेड भी जानकारी दे देते हैं। एवरी टीबी स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट कैन इन्फेक्ट अप टू द 10 to 15 पर्सन इन अ ईयर। यानी एक साल के अंदर, है ना, एक साल के अंदर जो स्पुटम पॉजिटिव पर्सन जो होता है, प्रत्येक स्पुटम पॉजिटिव पर्सन जो होता है, वो कम से कम एक साल के अंदर 10 से 15 लोगों को क्या करता है? टीबी चोस टीबी को फैला देता है। क्या करता है? टीबी चोस टीबी को फैला देता है। सेकंड बात, फर्स्ट बात समझ में आ गई। सेकंड बात देखना, टीबी एसिड फास्ट बेसिलाई है। क्या है? टीबी क्या है? एक एसिड फास्ट बेसिलाई होता है जिसके अंदर, है ना, तो इसको डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट कोच ने, जो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया है। आप मुझे बताइए टीबी बेसिलाई का नाम क्या है? एसिड फास्ट बेसिलाई है। जो एसिड फास्ट बेसिलाई है, टीबी का पॉजिटिव एजेंट क्या रहने वाला है बच्चों? है ना, टीबी का पॉजिटिव एजेंट क्या रहने वाला है? कमेंट मी फास्ट। थर्ड लाइन है, टीबी बैक्टीरिया रिमाइन अलाइव इन स्पूटम फॉर 1 डे इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई फॉर 10 डेज। यानी कि टीबी का जो बैक्टीरिया है बच्चों, टीबी का जो बैक्टीरिया है वो क्या रहता है? लाइव रहता है किसके अंदर? स्पूटम के अंदर। अगर स्पूटम है तो उसके अंदर एक दिन तक क्या रहता है? वो जिंदा रहता है। जबकि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो होता है वो उसके अंदर 10 दिन तक जो है वो 10 दिन तक जिंदा रहता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो डायग्नोसिस इन आरएनडीसीपी। आरएनडीसीपी के अंदर डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है? वो किया जाता है बच्चों जिल नेल्सन विधि के द्वारा। कौन सी विधि? यानी कि जिल नेल्सन स्टेनिंग जो होती है वो की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आए दिन ग्रुपों के अंदर भी घूमता रहता है बच्चों ये। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन रहने वाला है। डायग्नोसिस इन आरएनटीसीपी जिल नेल्सन स्टेनिंग की जाती है। और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। बालको कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी दिवस जो है, टीबी दिवस मनाया जाता है। दुनिया के अंदर टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आपको पूछ ले तो क्या बोलना है? 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे जो है, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। उसके बाद देखो, टीबी वाज डिक्लेयर एज ए ग्लोबल इमरजेंसी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर क्या है? ग्लोबल इमरजेंसी है ये। इसको कब डिक्लेयर किया गया? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। कब डिक्लेयर किया गया? 1983 के अंदर बच्चों। कब डिक्लेयर किया गया? 1983 के अंदर। और टीबी को क्या डिक्लेयर किया गया? ग्लोबल इमरजेंसी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर क्या है? ये आपकी इमरजेंसी है। क्लियर बात है। कब डिक्लेयर किया गया? 1983 के अंदर जो है बच्चों इसको डिक्लेयर, जो है डिक्लेयर किया गया। टीबी इज मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन इन एचआईवी इन इंडिया। यानी कि जो एचआईवी पेशेंट है उसकी क्या होगी बच्चों? इम्यूनिटी पावर क्या होगी बच्चों? डाउन होगी। यानी कि एचआईवी पर्सन है, उस एचआईवी पर्सन की क्या होगी बच्चों? इम्यूनिटी पावर कम होगी। तो उसको क्या हो सकता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई क्या हो सकता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा बच्चों? उसको टीबी, जो है टीबी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, है ना। ये एक अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है। बात समझ में आ गई, है ना। तो ये सारी चीजें आपको, ये पॉइंट जो है वो रिमेम्बर होने चाहिए बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने स्टार आप लगा सकते हो इसके ऊपर लगा देना बच्चों, है ना। ये आपकी लाइफ के अंदर कहीं न कहीं आपको भीड़ ही जाएंगे, किसी भी एग्जाम के अंदर बच्चों आपको भीड़ ही जाएंगे, है ना। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट, अगर अपन बात करते हैं टीबी इंस्टीट्यूट।
टीबी इंस्टीट्यूट की अगर बच्चों अपन बात करते हैं तो टीबी इंस्टीट्यूट के बारे में समझना थोड़ा सा। नेशनल टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, वो है बेंगलोर के अंदर। कहाँ है बच्चों, बेंगलोर, जो उस बेंगलोर के अंदर है। नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर के अंदर है। और ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर। अगर रिसर्च सेंटर पूछे आपसे तो चेन्नई के अंदर है, सेंटर कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर है। इंस्टीट्यूट पूछे ट्यूबरकुलोसिस का तो आप बताना है बेंगलोर, जो बेंगलोर के अंदर है। बात समझ में आ गई सभी को। और उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आरएनडीसीपी। आरएनडीसीपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं, क्या क्या इसके उद्देश्य जो है वो उद्देश्य रहने वाले हैं आपके आरएनडीसीपी जो है उस आरएनडीसीपी के बारे में, है ना। तो आरएनडीसीपी के उद्देश्य जो अगर अपन बात करें बच्चों, तो पहला उद्देश्य ये है टू अचीव, क्या करना है आपको, टू अचीव है क्योर ऑफ एटलीस्ट 90%, है ना। यानी कि टीबी को क्या करना है, 90% तक क्या करना है बच्चों, क्योर करना है। कितना, टीबी जो टीबी को क्योर करना है 90% तक। उसके बाद देखो टू अचीव ए केस डिटेक्शन रेट ऑफ द 90%, यानी कितना, 90% तक आपको क्योर करना है। और 90% तक क्या करना है आपको, केस जो केस का डिटेक्शन करना है, यानी टीबी जो टीबी को पता लगाना है, केस का क्या करना है, डिटेक्शन जो डिटेक्शन करना है, यानी कि उस केस का पता लगाना है। और उस केस को 90% आपको केस का डिटेक्शन करना है, और 90% लोगों को क्या करना है आपको, क्योर जो है वो केयर करना है। और एक टीबी डिपेंडेंट एजेंसी चलती है, क्या चलती है, सिड्डा एजेंसी। कौन सी है, सिड्डा एजेंसी। आप सभी को पढ़ा रखा है मैंने, अभी थोड़ी देर पढ़ा है, पहले पढ़ाया था। 1995 के अंदर क्या है, 1995 के अंदर आई थी सिड्डा, टीबी डिपेंडेंट एजेंसी कहा जाता है इसको, क्योंकि क्या करती है आपके, ये लिख रखा है देखो, सिड्डा मतलब स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, है ना, कॉर्पोरेशन एजेंसी। बिकॉज इट सप्लाई द माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप को सप्लाई करती है, एक्सरे मशीन को सप्लाई करती है बच्चों। और एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग जो होती है, जो दवाइयां जो होती है, उसको सप्लाई करती है। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो टीबी के अंदर एक थेरेपी चलती है, टीबी के अंदर जो दवाइयां दी जाती है उसका नाम क्या होता है, डॉट्स। क्या नाम है, डॉट्स। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है, देखो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पूछा जाता है, आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या रहने वाला है। अरे बालको, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या रहने वाला है, तो आप बोलना है सर जी, डॉट्स का फुल फॉर्म रहने वाला है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, है ना। शॉर्ट कोर्स बोल रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। कब आया था इसका एस्टेब्लिशमेंट, कब हुआ था, 1997 के अंदर हुआ था। कब हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट, कब हुआ था बच्चों, 1997 के अंदर हुआ था। और आप सभी को बताना चाहिए जो डॉट्स का ट्रीटमेंट जो है बच्चों, वो कितने टाइम के लिए चलता है। डॉट्स का ट्रीटमेंट चलता है बच्चों 6 महीने के लिए। कितना चलता है, 6 महीने के लिए चलता है। और टीबी के साथ कोई एड्स है, ठीक है, टीबी के साथ अगर पेशेंट को क्या है, एड्स है, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट चलता है आपका 12 महीने का। और बहुत सारी बुकें लिखी है इसको, 9 से लेकर 12 महीने तक भी चलता है। उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है मेनली बच्चों, क्या चलता है उसके, इम्यूनिटी जो होती है उस इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन की इम्यूनिटी कितनी है, मजबूत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डॉट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अपन बात करें। मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कौन सी है, मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की अपन बात करें तो रिफाम्सिन है। और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉजिंग द ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन, ठीक है, जिसकी वजह से ऑरेंज कलर का क्या आता है, यूरिन जो है, यूरिन आता है रिफाम्सिन की वजह से। कौन सी दवाई है जिसकी वजह से ऑरेंज कलर का यूरिन आता है बच्चों, क्या बोलोगे सर, रिफाम्सिन। कौन सी है, रिफाम्सिन जो है वो रिफाम्सिन की वजह से। उसके बाद देखो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी है, क्या बोलोगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देनी है। उसके बाद देखो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर, यानी जो 6 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उसके अंदर कौन सी दवाई जो है टीबी की वो नहीं देनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मतलब होता है बच्चों नहीं देनी है ना, वो है इथाम्बिटोल। कौन सी है बच्चों, इथाम्बिटोल जो है वो इथाम्बिटोल। क्लियर बात है। उसके बाद देखो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉजिंग द ऑप्टिक न्यूराइटिस, क्या करती है आपके ऑप्टिक न्यूराइटिस को कॉज करती है, वो है बच्चों इथाम्बिटोल। कौन सी है, इथाम्बिटोल। और उसके बाद देखो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉजिंग द वेस्टिबुलर डैमेज, जो वेस्टिबुल है आपका उस वेस्टिबुल को क्या करती है बच्चों, डैमेज कर देती है। कौन सी ड्रग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी ड्रग है आपकी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन। और उसके बाद देखो डॉट्स इंडिकेट टू शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट अंडर सुपरविजन, क्या देना है आपको, अंडर सुपरविजन जो है सुपरविजन देना है। ये नहीं क्या करेगी आशा जो है वो खड़ी रह के क्या करेगी, गोली फैलाएगी। बात समझ में आएगी। आशा जाएगी, आशा जाने के बाद हेल्थ वर्कर जो भी है वो जाएगा, उसके सामने पेशेंट जो है वो गोली खाएगा। बात समझ में आई, टेबलेट उसके सामने खाएगा।
क्लियर बात है। बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्प्रेड ऑफ टीबी इन ए कम्युनिटी, एनुअल इन्फेक्शन रेट कितनी है उसको चेक करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनिटी के अंदर कितनी स्पीड से स्प्रेड हो रहा है टीबी का इन्फेक्शन। बात समझ में आ गई। रोल ऑफ आशा इन डॉट्स इन प्रोवाइडिंग द डॉट्स, डॉट्स जो डॉट्स को प्रोवाइड करना, ये आशा का रोल्स रहने वाला है। बात समझ में आ गई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना आप सभी, है ना। ये टीबी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ये सारे के सारे, आपको बहुत ही बच्चों ये हेल्पफुल जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं बच्चों। उसके बाद आ जाओ बच्चों आप, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनएचएम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एनएचएम। एनएचएम का मतलब होता है बच्चों नेशनल हेल्थ मिशन। क्या नाम है इसका, नेशनल हेल्थ मिशन। जो है नेशनल हेल्थ मिशन नाम है इसका, पूरा नाम क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन। बच्चों देखो मैं आपको बता देता हूँ, एनएचएम जो है उस एनएचएम के अंदर दो चीजें आती हैं। एक होती है बच्चों एनआरएचएम। क्या होता है, एनआरएचएम जो है वो एनआरएचएम रहने वाला है, और एक रहने वाला है बच्चों एनयूएचएम, है ना। और एनआरएचएम की स्थापना जो है वो पूछ रहे 12 अप्रैल 2005 को है, ठीक है। 2005, 12 अप्रैल 2005 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और एनयूएचएम की बच्चों पूछ ले आपको तो बोलना 1 दिसंबर 2013, ठीक है। 1 दिसंबर 2013 के अंदर इसकी स्थापना जो है वो स्थापना हुई थी। बात समझ में आ गई। एनएचएम जो उस एनएचएम के दो पार्ट हैं, एक है एनआरएचएम, एक है एनयूएचएम। अगर आपसे पूछ ले कि भैया एनआरएचएम की वर्कर कौन है, अरे की वर्कर कौन है, तो आप बोलना आशा है। अरे बच्चों क्या है, आशा है। और एनयूएचएम की वर्कर कौन है, तो बोल देना कि उषा है। कौन है, उषा है। आशा की फुल फॉर्म पूछ ले बच्चों तो आप सभी को पता होना चाहिए। आशा की फुल फॉर्म होती है बच्चों एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी। क्या होती है, एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज की फुल फॉर्म जो है फुल फॉर्म रहने वाली है बच्चों। और उषा की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविटी। क्या फुल फॉर्म रहने वाली है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविटी जो है बच्चों इसकी फुल फॉर्म जो है फुल फॉर्म रहने वाली है। बात समझ में आ गई, आप सभी को पता होना चाहिए। एनआरएचएम, एनआरएचएम की स्थापना कब हुई है, 12 अप्रैल 2005 को। और एनईएचएम की स्थापना कब हुई है बच्चों, 1 दिसंबर 2013 को एनईएचएम जो उस एनईएचएम की स्थापना हुई है। एनआरएचएम के अंदर जो की वर्कर जो है वो कौन है, आशा। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, समझने की कोशिश करना यहाँ पे आप। आशा की फुल फॉर्म होती है बच्चों, है ना, एक्रीडेटेड। एक्रीडेटेड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त। क्या होता है, मान्यता प्राप्त। यानी कि एग्रीडेटेड सोशल, सोशल मतलब सामाजिक, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, और एक्टिविजिट का मतलब होता है कार्यकर्ता। यानी कि क्या है, वो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। और जो भी क्या है, मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखना हिंदी वालों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से जाना जाता है बच्चों इसको, आशा। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आज के सेशन का। और उषा, उषा मतलब क्या होता है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविटी। क्या है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी इसको कहा जाता है बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज के सेशन का बच्चों, है ना। तो बात समझ में आ गई आपको, आशा और उषा दोनों चीजें समझ में आ गई। अब आ जाओ अपने इस साइड में, फंक्शन ऑफ द एनएचएम। फंक्शन ऑफ द एनएचएम जो है उस एनएचएम के क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं, टू प्रोवाइड द बेसिक नीड। जितनी भी बेसिक नीड है लोगों की, जितनी भी बेसिक नीड है, जितनी भी बेसिक नीड है सारी प्रोवाइड करो। उसके बाद तो डिक्रीज द मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी। क्या करना है आपको, मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी, यानी कि जो डेथ रेट जो है बच्चों, जो केस रेट जो उस केस रेट को भी कम करना है आपको। और रोग की दर जो है, जो इन्फेक्शन रेट जो है ना, उसको भी क्या करना है आपको, कम करना है। फ्रॉम द कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल बीमारी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें है ना, उनसे रिलेटेड आपकी जो भी मात्र मृत्यु मृत्यु दर होगी, आईएमआर होगी, एमएमआर हो गई, है ना, एनएमआर होगी, जनरल फर्टिलिटी रेट होगी, इन सारी चीजों को क्या करना है बच्चों, कम करना है। यानी कि मोर्टेलिटी रेट को भी कम करना है आपको, और मोर्बिडिटी रेट जो है उसको भी कम करना है। रिलेटेड टू किससे, कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकती है बच्चों उससे रिलेटेड। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकती है। उसके बाद डिक्रीज द आईएमआर और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, है ना। आपको अगर बच्चों लेटेस्ट वीडियो चाहिए, IMR, राजस्थान की कितनी चल रही है, इंडिया के अंदर कितनी चल रही है, सबसे हाईएस्ट कहाँ की है, सबसे लोवेस्ट कहाँ की है, प्लीज बच्चों मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा। बस इस वीडियो को क्या करना है आपको, 1000 व्यूज तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है आप सभी के लिए, 1000 व्यूज, जो 1000 व्यूज तक लेके जाना है आप सभी को, है ना। कितने व्यूज चाहिए अपने को, यहाँ पे 1000 व्यूज चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत अच्छी शानदार वीडियो अपलोड करूंगा आईएमआर एमएमआर के बारे में, है ना। और लॉन्च बाय द, कहाँ पे, किसके द्वारा लॉन्च, आशा बाय द एनआरएचएम, उषा बाय द एनयूएचएम। समझा दिया है मैंने आप सभी को ये सारी चीजें। और प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमन, ठीक है, एज द
15 से लेके 14 49 साल की वुमन जो होती है, 15 से लेके 49 साल की जो वुमन जो है, उसके अंदर क्या करना है आपको, प्रिवेंशन करना है, रिडक्शन करना है, यानी कि एनीमिया जो है, एनीमिया का मतलब होता है बच्चों खून की कमी, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों रक्त लापता। क्या कहा जाता है, रक्त लापता जो है, रक्त लापता कहा जाता है। प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमन एज्ड 15 से लेके 49 साल, है ना बच्चों। और आप सभी को पता होना चाहिए कि एनीमिया से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलता है, उसका नाम होता है शक्ति दिवस, और शक्ति दिवस हर मंगलवार को मनाया जाता है बच्चों, हर मंगलवार को मनाया जाता है। किस किस प्रकार की इसके अंदर टेबलेट दी जाती है, कौन कौन से कलर की दी जाती है, आपको विद ट्रिक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप अपने प्ले स्टोर में जाके, अपना चैनल के प्ले स्टोर में जाके, और प्ले स्टोर में जाके आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाला वीडियो मिलेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टैब मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। और उसमें मैंने लिख रखा है एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त राजस्थान से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखा है, हाफ एन आवर का वीडियो बना रखा है बच्चों, बहुत ही शानदार कंटेंट है उसके अंदर, आप उसको जाके देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो आपको वहां से बहुत सारे डाउट जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है उसके अंदर, और याद रखवाने की भी कोशिश की है। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो जो है, हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है बच्चों आपके लिए वो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाओ, एनएचएम हो गया आपका, एनएचएम के बाद आ जाओ आप आईडीडीसीपी। क्या है आईडीडीसीपी? आईडीडीसीपी का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है? आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है, कौन सा प्रोग्राम है? आयोडीन से रिलेटेड काम कर रहा है, यानी कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जो रहने वाला है। इसका लॉन्च कब हुआ था? 1992 के अंदर इसका लॉन्च हुआ था। और गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 1962 के अंदर लॉन्च हुआ था। आपको सिर्फ लॉन्चिंग डेट याद रखनी है इसके अंदर, किससे रिलेटेड काम करेगा आप सभी को पता है ना। उसके बाद देखो नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। क्या है? नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि एनबीसीपी कब आया? 1976 के अंदर आया बच्चों। कब आया है? 1976 के अंदर आपका नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम आया। क्या आया? नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो आया है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन एडल्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों आपके। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहने वाला है बच्चों? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर पूछे तो आपको कैटरेक्ट जाना है। बहुत सारे बहुत बारी क्वेश्चन जो है बच्चों आ चुका है, एक बार एमपीसीएचओ जो एमपीसीएचओ के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है ना बच्चों। और ये एक बार आई थिंक नॉर्सेट के अंदर भी आ चुका है ना, नॉर्सेट जो है नॉर्सेट के अंदर भी आ गया है। तो और चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या होता है। विटामिन ए की वजह से क्या हो जाता है, बेबी के अंदर क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस जो है, ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है बेबी के अंदर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से। और आप सभी को पता होना चाहिए जब भी मिजल्स का टीका लगता है बच्चों, या फिर उसको मिजल्स की बीमारी होती है, तो उसके अंदर मोस्ट 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 कमी जो होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है? तो आपको बोलना है विटामिन ए की कमी होती है ना। आंख बंद करके बोल देना विटामिन ए की कमी होती है बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ द एनबीसीपी। एनबीसीपी जो उस एनबीसीपी यानी कि नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो है बच्चों, उसकी क्या क्या कार्य जो है, फंक्शन जो है, फंक्शन रहने वाले हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे, है ना बच्चों। तो फंक्शन ऑफ द एनबीसीपी के ऊपर बात करें तो टू ऑर्गेनाइज द आई कैंप। क्या करती है ये आपके? आई कैंप, जो उस आई कैंप को ऑर्गेनाइज करवाती है। और क्या करती है? टू प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू द आई डिजीज, जितनी भी आई से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उससे रिलेटेड क्या करती है, लोगों के अंदर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और सर्जरी ऑफ कैटरेक्ट, कैटरेक्ट की सर्जरी जो है, सर्जरी को भी प्रोवाइड करती है। कैटरेक्ट की सर्जरी जो है, सर्जरी को भी करवाने का ये आपके काम जो है वो काम करती है। क्लियर बात है। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया? 1976 के अंदर। एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होता है कैटरेक्ट। और आपके चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है बच्चों? तो आप सभी को पता होना चाहिए विटामिन ए जो है, विटामिन ए मोस्ट कॉमन कोज जो है वो रहने वाला है। और फंक्शन ऑफ द एनबीसीपी क्या करता है? आई कैम्प को ऑर्गेनाइज करवाता है। पहला है पॉइंट, आई कैम्प को ऑर्गेनाइज करवाता है। जितनी भी आई से रिलेटेड डिजीज हैं उनके बारे में हेल्थ एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करता है। और सर्जरी ऑफ द कैटरेक्ट, और कैटरेक्ट की क्या करवाता है बच्चों? सर्जरी जो है, सर्जरी को कंडक्ट करवाता है। क्लियर बात है ना। और नेक्स्ट जो है बच्चों वो है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। क्या है? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, यानी कि विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? 1970 के अंदर, है ना, 1970 के अंदर ही लॉन्च हुआ था। और इसके अंदर भी फिर से दे रखा है मैंने, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन क्या कॉज क्या होता है ब्लाइंडनेस का? तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा लश्कर लगा देना, जितने लगा सकते हो उतने, है ना। आपको प्रत्येक बुक के अंदर, प्रत्येक मतलब पेपर के अंदर ही आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। बात समझ में आई है बच्चों? उसके बाद देखो
नेक्स्ट आप आ जाओ, रेड रिबन प्रोजेक्ट। कौन सा? रेड रिबन प्रोजेक्ट क्या है? रेड रिबन प्रोजेक्ट क्या होता है? रिबन तो आप सभी जानते हो, है ना। रेड रिबन प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से आप सभी ने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। रेड रिबन प्रोजेक्ट बस वही रेड रिबन प्रोजेक्ट है, तो समझना क्या चीज होती है उसके बारे में। रेड रिबन प्रोजेक्ट जो है बच्चों 2007 के अंदर आया। कब आया बालको? 2007 के अंदर रेड रिबन प्रोजेक्ट आया। द रेड रिबन एज ए अवेयरनेस रिबन क्या है? ये आपका अवेयरनेस रिबन है, यानी कि लोगों को क्या करना है, इसमें अवेयर करना है। इज यूज एज द सिंबल फॉर पीपल लिविंग विद HIV और एड्स, है ना। जो HIV और एड्स के पेशेंट है उनको क्या करना है, अवेयर रहना है ना। उनके अवेयरनेस का रिबन है ना, उसके उनके प्रति। एंड फॉर द अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन ऑफ द ड्रग एब्यूज एंड ड्रिंकिंग एंड ड्राइव, है ना। जो ड्रग एब्यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, ड्रिंक करके क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए भी क्या है, प्रिवेंशन और अवेयरनेस से रिलेटेड एक रिबन है। इसे कहा जाता है रेड रिबन प्रोजेक्ट। पूरा प्रोजेक्ट चलता है 2007 के अंदर, ये प्रोजेक्ट जो है वो आपका आया है। उसके बाद देखो मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया आया 25 सितंबर 2014 को। कब आया है? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया आया है। उसके बाद देखो मिशन इंद्रधनुष कब आया? 25 दिसंबर 2014 को। कब आया मिशन इंद्रधनुष बच्चों? 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष जो है, मिशन इंद्रधनुष आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, है ना। क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बच्चों। कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब आया? आप सभी को पता होना चाहिए, 2015 के अंदर आया है। कब आया है? 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बच्चों आया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत क्या था, इसको देखो बच्चों शॉर्ट में कहा जाता है BBBP। क्या कहा जाता है इसको? BBBP कहा जाता है। महिला एंड बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल विभाग है ना। और एवं मानव संसाधन विकास की एक संयुक्त पहल के रूप में अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। कब की गई? 22 जनवरी 2015 को की गई है। और इसका नोडल विभाग क्या है? महिला एंड बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एंड परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, इसका नोडल विभाग जो है, नोडल विभाग रहने वाला है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2015 को की गई है बच्चों। ये आप सभी को याद रहना चाहिए, है ना। योजना के उद्देश्य क्या क्या है, योजना के उद्देश्य समझना बच्चों, है ना। योजना के उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी जिंदगी के अंदर, है ना बच्चों। ये योजनाएं जो हैं, ये आपकी जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक तो आप पढ़ते हो उसके लिए भी आपको याद होनी चाहिए, आपको एग्जाम फाइट करना है इसके लिए। आप मतलब दूसरों लोगों को बता भी सकते हो, आपके फैमिली मेंबर को भी बता सकते हो कि क्या क्या चीज दुनिया के अंदर बच्चों जो है चल रही है ना, ये आपको पता होना चाहिए नॉर्मली तो। बालिकाओं को शोषण से बचाना व उन्हें सही गलत के बारे में अवगत कराना, ठीक है। बालिकाओं को क्या करना, शोषण से बचाना, और क्या करना, उनको गलत और सही के बारे में बताना है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन योर लाइफ, है ना, तो आपको उसके बारे में बताना है। सेकंड चीज योजना के तहत बताया जाता है। और इस योजना के तहत मुख्य रूप से लड़के और लड़कियों के लिंग अनुपात में ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। लिंग अनुपात जो होता है, समझ में आ गई, है ना, उसके लिए भी ध्यान केंद्रित किया गया है। कुछ बातें उसके लिए भी रखी गई है इसके अंदर। और शिक्षा के साथ साथ बेटियों के अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने, उनकी उसमें भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि बेटी को आगे बढ़ाना है, कुल मिला के क्या करना है, बेटी को कहाँ लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, टॉप लेवल पे लेके जाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। बात समझ में आई? कब स्थापित हुआ था ये? 22 जनवरी 2015 को आया था, है ना। उसके बाद देखो बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया अभियान जो है, वो अभियान कब आया? क्लीन इंडिया कैंपेन, है ना, कब आया? 2 अक्टूबर 2014 को। कब आया? 2 अक्टूबर 2014 को क्लीन इंडिया, जो क्लीन इंडिया आया, स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छ भारत अभियान आप जानते ही हो, है ना। 2 अक्टूबर को क्या रहता है? महात्मा गांधी जयंती, है ना। 2014 के अंदर इसे लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा, कहाँ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पहली बात तो ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। किसका अभियान है? राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। और जिसका उद्देश्य गलियों सड़कों को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है ना। स्वच्छ भारत का उद्देश्य सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना और समाप्त करना है। बात समझ में आ गई? यानी कि गलियों सड़कों को साफ सुथरा रखना है ना। कूड़ा जो है कूड़ेदान के अंदर डालना है। बात समझ में आ गई? और सामुदायिक शौचालय जो उनका निर्माण किया गया है इस स्कीम के तहत, और खुले में शौच की समस्या को करना है आपको, कम जो है वो कम करना है। उसके बाद देखो बच्चों, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जो है वो कब आई थी? 25 सितंबर 2018 को आई थी। कब आई थी? 25 सितंबर 2018 को आई थी बच्चों। 25 सितंबर 2018 जो 25 सितंबर 2018 को आई थी। और आयुष्मान भारत योजना के लिए मैं एक वीडियो स्पेशल लेके आऊंगा आप सभी के लिए। क्या लेके आऊंगा? आयुष्मान भारत योजना जो है, और जो है राजीव
गांधी श्रमिक कल्याणकारी योजना जो है बच्चों 2005 के अंदर आई थी बच्चों। अगर आपको और जो ये राजीव गांधी श्रमिक कल्याणकारी योजना क्या होती है, अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा क्या होता है, निःशुल्क दवाई योजना का भाई, निःशुल्क जांच योजना का भाई बच्चों, है ना, मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना क्या होती है, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना क्या होती है ना। ये सारे वीडियो अगर बच्चों आपको चाहिए अगर आईएम शक्ति उड़ान योजना क्या है, तो ये सारे वीडियो चाहिए बच्चों, आप मुझे कमेंट करें और अपने चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ावाएं, है ना। तो जिससे क्या होगा, आपको भी फायदा होगा, है ना। तो और क्या होंगे, जिससे मोर वीडियो अपलोड हो पाएंगे। तो क्लियर है बच्चों, राजीव गांधी श्रमिक कल्याणकारी योजना का भाई 2005 के अंदर आई, कब आई, 2005 के अंदर आई थी। और आयुष्मान भारत योजना का भाई 25 सितंबर 2018 को आई। उसके बाद देखो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1953 के अंदर आया है। नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम कब आया बच्चों, 1958 के अंदर। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1975 के अंदर। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग कब आई, 1992 के अंदर। और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, 1955 जो 1955 के अंदर है। उसके बाद देखो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम किसके बारे में, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया, 1983 के अंदर आया। कब आया नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, कब आया बच्चों, 1983 के अंदर। ठीक है, जिसका लेप्रोसी का ट्रीटमेंट समझना, एमडीटी क्या दी जाती है, एमडीटी दी जाती है मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है, जिसके अंदर क्या दी जाती है, सीडीआर वाली ड्रग दी जाती है, क्लोफाजीन, है ना, डेप्सोन, रिफाम्सिन जो है रिफाम्सिन दी जाती है बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, ये आप सभी को याद रहना चाहिए, ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका आरसीएच क्या है, आरसीएच जो आरसीएच से रिलेटेड है। आरसीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पहला क्वेश्चन तो यही बैठता है आप सभी के, आरसीएच की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है। आरसीएच की फुल फॉर्म होती है बच्चों रिप्रोडक्टिव, क्या रहने वाली है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, क्या रहने वाला है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो है वो रहने वाली है। आरसीएच की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। और इसकी आरसीएच जो है बच्चों, आरसीएच दो फेज के अंदर आया, एक पहली फेज, प्रथम फेज और द्वितीय फेज। पहली फेज आई थी बच्चों 1997 के अंदर, कब आई थी, 1997 के अंदर आई थी। और आरसीएच जो दूसरी फेज आई थी बच्चों 2005 के अंदर आई थी, कब आई थी, 2005 के अंदर, 1997 के अंदर। फंक्शंस ऑफ द आरसीएच, आरसीएच जो आरसीएच के फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है बच्चों सीएसएसएम यानी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, यानी जिसमें क्या किया जा रहा है, बच्चों का भी ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ में उस माँ का भी क्या करना है आपको, ध्यान जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद देखो 2 डिग्रीज एमएमआर और आईएमआर, यानी कि जो इन्फेंट मोटिलिटी रेट जो है, जो आपकी मेटरनल मोटिलिटी रेट जो है उसको क्या करना है बच्चों, कम जो है वो कम करना है। उसके बाद देखो आरसीएच प्रोवाइड एमटीपी किट एट पीएचसी फॉर सेफ अबॉर्शन, सेफ अबॉर्शन के लिए क्या करती है, पीएचसी पे क्या प्रोवाइड करती है, जो आपके एमटीपी किट जो है बच्चों, वो एमटीपी किट को क्या करती है, आरसीएच जो है वो आरसीएच आपके प्रोवाइड करने का काम करती है। बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर बच्चों आप सभी से, अगर आपको क्लास जो है, अपनी क्लास जो है समझ में आती हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं बच्चों, है ना, तभी तो मजा आएगा, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी। फिर बात है नेक्स्ट प्रोग्राम की अपन बात करते हैं बच्चों। आप आ जाओ आईसीडीएस, क्या है आईसीडीएस, और आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, क्या कहा जाता है इसको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहा जाता है। और इसकी लॉन्च कब हुई थी, 1975 के अंदर ही लॉन्च हुआ था। इसका मेन टारगेट कौन था, 0 से लेकर 6 साल के जो भी बच्चे हैं इसके मेन टारगेट थे। इट इंक्लूड द आंगनवाड़ी वर्कर, जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनको इंक्लूड किया गया। और कंपलसरी एजुकेशन दिया गया, 6 से लेकर 14 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको क्या देना है, कंपलसरी एजुकेशन, जो एजुकेशन दिया है। और फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन डिजास्टर, डिजास्टर के अंदर जो पहली प्रायोरिटी किसको दी गई, चाइल्ड को दी गई, क्या दी गई, अगर कहीं डिजास्टर आ रहा है पहले किसको बचाना है, बच्चे को बचाना है, क्योंकि वो भविष्य है देश का, क्या है वो बच्चों, वो भविष्य है, इसलिए उसको पहले बचाना है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आ जाओ मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में, क्या आ जाओ, मिड डे मील प्रोग्राम, जो उस मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में आ जाओ। मिड डे मील अगर प्रोग्राम की अपन बात करें बच्चों, आप सभी को याद रखना है मिड डे मील प्रोग्राम और स्कीम दो चीज आई थी। एक था बच्चों मिड डे मील प्रोग्राम, एक था मिड डे मील स्कीम, है ना। प्रोग्राम पहले क्या याद हो गया, प्रोग्राम पहले और स्कीम सेकंड नंबर पे, स्कीम क्या है सेकंड नंबर पे, स्कीम क्या है सेकंड नंबर पे है, प्रोग्राम क्या है बच्चों पहले हैं। तो पहली बात आपको लॉन्च डे कब लॉन्च किया गया, 1961 के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम आया। और स्कूल लंच प्रोग्राम जो इसी का नाम है, तो स्कूल लंच प्रोग्राम कब आया, 1961 के अंदर आया। और इसकी कंट्रोल बाय द किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे कंट्रोल जो है वो कंट्रोल किया जाता है। मिड डे मील स्कीम कब आई बच्चों, 15 अगस्त 1995 के अंदर ये स्कीम आई थी, 15 अगस्त 1995 के अंदर स्कीम आई थी।
और इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर जो हो, साक्षरता दर को बढ़ावा देना है ना, लिटरेसी रेट को बढ़ावा देना है। पहली बात तो टू इंक्रीज द अटेंडेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन जो उनकी अटेंडेंस लेवल को बढ़ावा देना है। इसमें पोर्शन से लेना देना कुछ नहीं था, उनको क्या करना है, साक्षरता स्तर को बढ़ावा देना है और अटेंडेंस को बढ़ावा देना है। पहली से लेकर पांचवी तक के स्कूल के बच्चों के अंदर जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी की अटेंडेंस है ना, उनके क्रमांक जो उस क्रमांक को क्या करना है, इनके अंदर बढ़ावा जो है बढ़ावा देना है। इसके देखो प्रिंसिपल क्या क्या रहने वाले हैं बच्चों, मील इज गिवन इन ए सप्लीमेंट नॉन नॉट ए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के अंदर नहीं देना है, सप्लीमेंट जो सप्लीमेंट के तौर पे देना है। वन थर्ड ऑफ द टोटल एनर्जी और हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिल, यानी जो मिल जो है उस मिल से क्या प्रोवाइड करना है, मिल से क्या प्रोवाइड होना चाहिए कि हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन जो है वो मिलना चाहिए और वन थर्ड ऑफ द टोटल एनर्जी मिलनी चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछा गया है, आप सिंपली याद रखना है इसको, किस तरीके से याद रखना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट। वन थर्ड तो एनर्जी देनी है, क्या देनी है बच्चों, वन थर्ड जो है वो वन थर्ड तो एनर्जी देनी है और हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन जो है वो प्रोटीन देना है बच्चों, ध्यान रखना, प्रोटीन और एनर्जी। हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन है, एनर्जी वन थर्ड है बच्चों, वन थर्ड क्या है, एनर्जी है। इसमें आपको एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा बच्चों, बहुत ही कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप मेरी ट्रिक याद रखिए, इससे आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। वन थर्ड ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोवाइड करता है और हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन जो है मिल से प्रोवाइड जो है प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्स कुकिंग प्रोसेस मस्ट बी अवॉइडेड, यानी कि जटिल जो कुकिंग प्रोसेस जो होता है उस कुकिंग प्रोसेस को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कॉम्प्लेक्स कुकिंग प्रोसेस जो है कॉम्प्लेक्स कुकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आई होप मिड डे मील स्कीम और मिड डे मील प्रोग्राम दोनों समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम पहले आया है बच्चों, क्या आया है, प्रोग्राम पहले आया है बच्चों, और स्कीम जो है स्कीम उसके बाद आई है। प्रोग्राम क्या है, 1961 के अंदर आया और उसका नाम क्या है, स्कूल लंच प्रोग्राम है। और मिड डे मील स्कीम जो है वो क्या है, 15 अगस्त 1995 जो है 15 पंचानवे के अंदर आया, जिसके अंदर क्या करना है, लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना है और स्कूल की अटेंडेंस जो है वो बढ़ावा देनी है, पहली से लेकर पांचवी तक के बच्चे जो है उसके अंदर, है ना। और इनको क्या करना है, जो सप्लीमेंट जो सप्लीमेंट के रूप में देना है, सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं देना है, क्लियर बात है पहली बात तो। और वन थर्ड ऑफ द टोटल एनर्जी देनी है आपको, हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन जो है प्रोटीन आपको इसके अंतर्गत देना है। बात समझ में आ गई। और कॉम्प्लेक्स कुकिंग प्रोसेस जो होता है उसको क्या करना है आपको, इसके अंदर बच्चों अवॉइड जो है अवॉइड करना है। और क्या करना है उसको देख लेना, चेंज द मेन्यू फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मेन्यू जो उस मेन्यू को क्या करना है बच्चों, चेंज करना है। चेंज द मेन्यू फ्रिक्वेंटली, मेन्यू जो उस मेन्यू को फ्रिक्वेंटली क्या करना है बच्चों, चेंज जो है चेंज भी करते रहना है। और लोकली अवेलेबल फूड शुड भी इंक्लूडेड, जो आपके लोकली अवेलेबल फूड जो होते हैं उसको क्या करना है आपको इंक्लूड जो है उस इंक्लूड कर सकते हो। लोकली अवेलेबल फूड जो होते हैं उसको क्या करना है आपको इंक्लूड जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट योजना आ जाती है जननी सुरक्षा योजना। ठीक है बच्चों, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप यहाँ पे भी समझ लो। और इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है। इसका पुराना नाम है बच्चों मॉडिफाइड स्कीम ऑफ मैटरनल बेनिफिट स्कीम। क्या नाम है इसका, पुराना नाम क्या है बच्चों, मॉडिफाइड स्कीम ऑफ मैटरनल बेनिफिट स्कीम जो होता है उसके नाम से जाना जाता है। और इसका लॉन्चिंग डेट कब है, 2005 के अंदर आया। और इसे अपडेट कब किया गया, 2011 के अंदर अपडेट किया गया। इसका नाम क्या रखा गया, जननी शिशु सुरक्षा योजना। बच्चों शिशु को ध्यान रखना, है ना, जननी शिशु सुरक्षा योजना जो रखा गया लॉन्च कब हुआ था, 2011 के अंदर। पर्पज ऑफ जेएसएसवाई, जितनी भी डिलीवरी जो है वो सारी क्या होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन के अंदर होनी चाहिए। कंपोनेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहने वाले हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। जेएसएसवाई के कंपोनेंट क्या क्या रहने वाले हैं उसके बारे में। एक तो सबसे पहले फ्री डिलीवरी, सीजरियन सेक्शन जो सीजरियन सेक्शन भी इंक्लूड है इसके अंदर। दवाइयाँ फ्री में मिलेगी, खाना फ्री में मिलेगा। नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 3 दिन तक, सीजरियन सेक्शन है तो आपको 7 दिन तक फ्री में खाना मिलेगा। फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस जो है डायग्नोस्टिक सर्विस फ्री में मिलेगी। फ्री ब्लड ट्रांसप्यूटेशन जो है ट्रांसफ्यूजन जो है जो होगा वो भी क्या मिलेगा आपको, फ्री के अंदर मिलेगा। फ्री ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द होम टू इंस्टीट्यूशन एंड वाइस वर्सा, यानी कि घर से लेके हॉस्पिटल, यानी घर से लेके हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से लेके घर तक जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और फ्री ट्रीटमेंट ऑफ द बेबी टिल द 1 मंथ ऑफ द एज, जिसे अपडेट करके कितना कर दिया है, 1 ईयर जो है 1 ईयर कर दिया है, पहले 1 महीने था। यानी कि फ्री ट्रीटमेंट बेबी जो बेबी का क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर किया जाएगा, किसी भी टाइप का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आएगी। पहले इसका नाम था JSY, जननी सेवा, ठीक है, पहले ही नाम था बच्चों JSY। अब हो गया इसका नाम JSSY, यानी कि जननी सेवा सुरक्षा योजना। क्या नाम हो गया बच्चों, जननी सेवा सुरक्षा योजना। पहले जननी शिशु सुरक्षा योजना, सॉरी, जननी शिशु सुरक्षा योजना नाम हो गया है, और पहले नाम क्या था, जननी सुरक्षा योजना।
और ये बात है। और उससे पहले क्या नाम था, मॉडिफाइड स्कीम ऑफ मैटरनल बेनिफिट स्कीम, 2005 के अंदर इसे लॉन्च किया गया, उसको अपडेट किया गया 2011 के अंदर। तो इसका ये था कि जो भी डिलीवरी होनी चाहिए वो सारी क्या होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद देखो बच्चों, HbNC के बारे में एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन आए दिन घूमता रहता है ना। HbNC का फुल फॉर्म होती है बच्चों, होम बेस्ड न्यूनेटल केयर। क्या होती है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। मेन पर्सन इन्वॉल्व इन HbNC के अंदर जो मेन पर्सन जो होता है वो कौन होता है, आशा होती है। और अदर पर्सन इन्वॉल्व इन HbNC के अंदर NM होती है, आंगनवाड़ी वर्कर होती है। और कौन होती है आपकी, एमओ जो है वो एमओ रहने वाली है। कौन रहने वाली है आपकी, एमओ जो है वो एमओ रहने वाली है बच्चों। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल और प्रोग्राम जो है, जो भी आपकी स्कीम जो है, वो सारी क्या हो चुकी है बच्चों, खत्म हो चुकी है। और जो दूसरी स्कीम है ना, जो मैंने आपको बताई, IM शक्ति उड़ान योजना क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है, निरोगी राजस्थान क्या है बच्चों, हेल्थ फॉर ऑल क्या है। तो ये सारी चीजें अगर आपको, इस सारी चीजों से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताएं। तो मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार वीडियो लेके आऊंगा। क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर भी है बच्चों, राजस्थान की जितनी भी स्कीम है, जितनी भी योजना है, सारी की सारी, है ना, मैं आपको सारी की सारी योजना जो है वो पढ़ा दूंगा। प्लीज इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको अपना वीडियो पसंद आता हो तो, है ना। और आपको कोई भी, अगर किसी भी नर्सिंग फील्ड के अंदर रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चीजें समझ में नहीं आती हो, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपके उस टॉपिक से रिलेटेड क्या करूंगा, एक वीडियो जो उस वीडियो अपने चैनल पे अपलोड जो है वो अपलोड कर दूंगा बच्चों। है ना बच्चों, आई होप आपको ये सारे नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी प्रोग्राम है बच्चों, सारे के सारे क्या होंगे, समझ में आए होंगे, है ना। तो थैंक